गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं संदीप कुमार आप सभी लोगों का संदीप सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक आधुनिक भारत में आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है अराइवल ऑफ यूरोपियंस। जैसा आप सब लोग जानते हो कि बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलो बगैर टाइम वेस्ट करे हुए हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बनता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसा आप सब लोग जानते हो कि कंपनियों के आगमन में जैसे पुर्तगाली है, डच है, फ्रेंच है, तो कई बार यहाँ से ये पूछा जाता है कि क्रम के ऑर्डर में सबसे पहले कौन आया फिर बाद में कौन आया, यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो पहले ये समझो कि जब अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस हो रहा था तो उस टाइम भारत की स्थिति क्या थी। अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो भारत की स्थिति देखो, यहाँ पे मिडिवल पीरियड का दौर चल रहा था। बोले तो मुगलिया सल्तनत की बात कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर हम बात करें यूरोप में, तो यूरोप में स्थिति चल रही थी मॉडर्न पीरियड की। ऐसा नहीं है कि बच्चों यूरोप और भारत में पहले व्यापार नहीं हुआ करता था, व्यापार पहले भी हुआ करता था। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि जो यूरोप का जो पूर्वी भाग है जिसका नाम है कस्तोतोनिया, वहां पे अरबों ने तुर्की पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से ये जो व्यापार हुआ करता था ये ट्रेड होना बंद हो गया। इसी के दौर में यूरोप में मॉडर्न पीरियड का दौर जब शुरू होता है तो पुनः जागरण की बात करते हैं या भौगोलिक खोज, किसी चीज की खोजने की बात करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे चीज ध्यान रखना कि बहुत लोग बोलते हैं कि स्पेनिश और जो पोर्चुगीज लोग थे वो बहुत ही इंटरेस्ट लेते थे कोई चीज खोजने में, ठीक है। तो उन्होंने ही मेनली, आप यहाँ पे नोट करना कि जैसे मान लो 6 कॉन्टिनेंट है एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक व्यक्ति थे, मान लो ये यूरोप है, ठीक है, और यहाँ पे एशिया, एशिया में आपको पता है इंडिया एशिया में पड़ेगा कॉन्टिनेंट के अंदर। तो एक व्यक्ति है, यूरोप से निकलते हैं और वो एक्चुअली इधर वाले हिस्से में चले जाते हैं और यहाँ पे खोज कर जाते हैं अमेरिका की। उस व्यक्ति का नाम है कोलंबस, ठीक है। तो यहाँ से एसएससी पूछता है कि अमेरिका की खोज किसने करी, तो कोलंबस ने करी 1492 में, 1492 में, ठीक है। और एक दूसरे व्यक्ति है जो कि यहाँ से निकलते हैं यूरोप से, वो साउथ अफ्रीका के रास्ते, बोले तो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से ऐसे करते करते, अगर मान लो ये एशिया यहाँ पर एक बात से हम कोची पे पहुंचते हैं, ठीक है। इस व्यक्ति का नाम है वास्को डिगामा। इसने सर 1498 में भारत की खोज कर डाली, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, खोजा उनको जाता है जो कभी खोया जाता है, खोया हुआ है, खोया नहीं है, बट एक्चुअली क्या खोजने के क्रम में बोला गया है यहाँ पर। ये मत सोचना कि भारत खो रखा था, भारत खोया हुआ नहीं था यहाँ पे, ठीक है। तो वास्को डिगामा जो कि कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से कोची पे आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भारत की खोज कर देते हैं। वहां पे एक व्यक्ति थे जमोरियन जो उसका भव्य स्वागत करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बनता है कि जब वास्को डिगामा भारत में आते हैं तो उनका भव्य स्वागत मतलब वेलकम किसने करा, तो आंसर होगा जमोरियन ने करा, ठीक। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिया है, और आपको बताया भी था कि जो भौगोलिक खोज जो करने वाले हैं ज्यादातर किनको दिलचस्पी होती है, स्पेनिश लोगों को या पोर्चुगीज लोगों को, ठीक है। अब चलो आगे चलते क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है इस बोर्ड पे। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि पहले कौन आया, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑर्डर में, पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, अंग्रेज बोले तो ब्रिटिशर्स या ब्रिटेन बोल सकते हो, और फिर फ्रेंच आए। यहाँ पे उनका ईयर दे रखा है 1498, फिर 1595, 1600 और 1664। कोई भी चीज ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ये याद रखो। देखो कितना आगे पीछे हो रहा है उधर ध्यान रखना। यहाँ पे देखो 5 का गैप है, 1595 में बाद, फिर यहाँ पे देखो 64, जैसे 8 का स्क्वायर होगा, कुछ भी दिमाग में सेट कर सकते हो आप। और यहाँ पे मैंने ट्रिक बनाई है ऐसे कि पीडीएफ बीच में बैठा देने का ई, तो आने क्रम में याद रहेगा, कभी आप भूलोगे नहीं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देन यहाँ पे कहानी है, इधर वाला जो है ये सर, इधर क्या लिखा है, इधर ये लिखा है कि कंपनी स्थापना के क्रम में, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप सब लोग जानते हो कि जब वो यूरोपियन जब शुरू में स्टार्टिंग में आते हैं तो उनका पर्पस यहाँ कोई अपना फैक्ट्री लगाना नहीं होता, वो सिर्फ ट्रेड के पर्पस से आते हैं, मतलब सामान ले जा करके। तो आपने कई बार सुना होगा, जैसे आप जानते हो सब लोग कि यूरोपियन जो कंट्री है वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है सर, जिसकी वजह से खेती नहीं होती, और खेती नहीं होती तो फसल नहीं होगी, तो वहाँ जो लोग होंगे वो ज़्यादातर नॉन वेज पे डिपेंड रहते हैं, नॉन वेज खाते हैं वो। तो हुआ क्या कि जैसा आप सब लोग जानते हो कि भारत जो है वो मसालों का राजा कहलाता देश, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी काली ब्लैक पेपर और बहुत सारे ऐसे ऐसे मसाले बनते हैं। तो वो लोग, एक व्यक्ति जो थे वास्को डिगामा, ये जब भारत आते हैं तो यहाँ पे पॉइंट, कई लोग ये भी बोलते हैं कि वो व्यक्ति भारत से मसाले खरीद के अपने देश में ले आके बेचते हैं, कहीं ना कहीं 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। जब वो 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तो ये मैसेज जाता है कि मतलब उनको ये लगता है कि यार इतना बेनिफिट हो रहा है, तो वो सिर्फ ट्रेड के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट समझा दूं, यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे डच आते पहले है,
लेकिन डच की फैक्ट्री बाद में लगती है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। छोटी सी कहानी ये है कि जब डच लोग आते हैं तो भारत में नहीं आके वो इंडोनेशिया क्षेत्र में चले आते हैं, जिसकी वजह से वो इंडोनेशिया क्षेत्र में वस्त्र का और भी चीजें खोजते रहते हैं और उसके बाद वो भारत में एंटर करते हैं। इसलिए आ तो जाते हैं, आने क्रम में तो पहले आते हैं, भारत के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन इंडोनेशिया क्षेत्र में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी फैक्ट्री बाद में लगती है। और यहाँ पे पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, जैसे भारत का नक्शा है, देखो ध्यान समझना, यहाँ पे क्वेश्चन से भी आता है। अभी मैंने बताया कि पहली फैक्ट्री पुर्तगाल ने कहाँ लगाई, कोची। कोची बोले तो यहाँ पर ये रहा कोची। तो फर्स्ट वाला ये नंबर कर दिया फर्स्ट, 1503 में पहली फैक्ट्री लगाई कोची में। जो दूसरी फैक्ट्री है वो अंग्रेज लोग बनाते हैं, कब लिखा रखा है सर ने, 1608 में। तो कहाँ बनाते हैं, सूरत, आपको पता है गुजरात सूरत, यहाँ पर नंबर सेकंड डाल दो, सूरत 1608। लेकिन बच्चों होता क्या है कि उस टाइम जहांगीर से यूरोपियन को डिस्प्यूट हो जाता है अंग्रेजों का, जिसकी वजह से फैक्ट्री लगाने के लिए यहाँ परमिशन देना मना कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो फैक्ट्री स्थापित करते हैं वो यहाँ शिफ्ट करते हैं मसूलीपट्टनम में। क्या है, मसूलीपट्टनम, क्या है, मसूली। यहाँ एसएससी ट्रैप करेगा, फंसाएगा। अगर एसएससी पूछेगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ डाली, तो आंसर होगा सूरत। लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई थी, ध्यान रखना, रियल में कंप्लीट जो हुई थी वो सूरत वाली हुई थी। जैसे यहाँ पे जो मैंने नोट, सॉरी, सूरत वाली कंप्लीट बाद में हुई थी। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1611 मसूलीपट्टनम, याद रखना। तो क्वेश्चन क्या पूछता है उसके हिसाब से ना। लेकिन सर बाद में डिस्प्यूट सेटल हो गया था, तो जो आधी अधूरी फैक्ट्री रह गई थी कंप्लीट होना, वो 1613 में पूरा हो गया, सूरत वाली। तो जो यहाँ पे पॉइंट लिखा है सूरत, ये 1608 यही लिखा है कि 1608 में बनना स्टार्ट हुआ था। फिर मैंने यहाँ से यहाँ पे पॉइंट लाया 1611, एक पहली फैक्ट्री बनी थी उनकी, क्योंकि अधूरी रह गई थी, जहांगीर से कोई डिस्प्यूट हो गया था अंग्रेजों का। और फिर फाइनली वो फैक्ट्री बाद में 1613 में कंप्लीट होती है। तो ये छोटी सी कहानी यहाँ पर, और आगे चल के मैं भी बताऊंगा कि ये जो, अच्छा फ्रांस का कहाँ है, देखो डच का कहाँ पर है, इसमें मसूलीपट्टनम, ये जो जगह है मार्क करा है, मसूलीपट्टनम जगह मार्क करा हुआ है मैंने। तो डच का भी मसूलीपट्टनम। आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा कि डच, अंग्रेज लोग डच को हरा देते हैं और फिर उनका खात्मा आता है, फिर अंग्रेज राज करते हैं। और आगे देखना फ्रांस जो है, फ्रेंच, इनकी भी फैक्ट्री कहाँ लगी है, सूरत में। तो कहीं ना कहीं सर अंग्रेजों का फ्रांस का डिस्प्यूट होगा और डच का और अंग्रेजों का डिस्प्यूट होगा। ठीक है, क्लियर है। और इस तरीके से ये पूरा है जो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब देखो हम वन बाय वन करके समझेंगे, एक एक ऑर्डर करके, जो जो आपके पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो पहले हम उठाते हैं पुर्तगाली। देखो पुर्तगाली में क्या है, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, और आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मान लो ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है, यहाँ से एक रास्ता है, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से आता है, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से, कैप ऑफ गुड होप से रास्ते से व्यक्ति जो आते हैं, जिसका नाम क्या है, वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा 1498 में आता है। और यहाँ पे जो जगह क्या है, कोची, जो कि एक बंदरगाह का नाम है ना, कालीकट बंदरगाह। क्या बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह। और जमोरियन उनका भव्य स्वागत करते हैं। और जब वो व्यक्ति यहाँ आते हैं और यहाँ से वो सामान लेके जा करके अपने देश में जब जाके बेचते हैं, तो बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि लगभग 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट में बेचते हैं। मतलब 1 रुपए की चीज को 60 गुना कर लो, 60 रुपए बेच रहे हो अपने देश में ले आके। तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट का जो दिखता है, जो लालचपना जो स्टार्ट होता है वहां से, तो एक तो ये भी पॉइंट्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे कह सकते हो कि सर कितना गुना प्रॉफिट, लगभग 60 गुना प्रॉफिट। तो इसी को देख करके एक व्यक्ति और आते हैं जिसका नाम है पेड्रो अल्वरेज, जो कि सन 1500 ईस्वी में भारत आते हैं। ठीक है, जैसा आप सब लोग जानते हो, भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि यूरोपियंस में खेती बाड़ी नहीं होती है, नॉनवेज होता है। तो जो यहाँ के जब मसाले गए और वो मसालों को हमने नॉनवेज के ऊपर लगा करके रखे, तो आप समझ सकते हो कि मसाले लगने के बाद चीजें लंबी टाइम तक टिक सकती है, खराब नहीं होती है सर। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा फायदेमंद। उसी को देखते देखते लोग पीछे से और आने स्टार्ट हो गए, और बाद में दोबारा 1502 में फिर दोबारा वास्को डी गामा भारत में आते हैं। तो अब जितने भी पॉइंट में डिस्कस करूंगा, पहले पुर्तगाली से डिस्कस कर लेते हैं, जो जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे याद रखना एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम ले रहा हूं मैं, प्रिंस हेनरी। ये पुर्तगाल के राजा थे। इसको द नेविगेटर भी बोलते हैं, द नेविगेटर क्या होता है, जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो रास्ता, तो क्योंकि इन्होंने रास्ता खोजने में मदद करी, तो इसको नेविगेटर कहते हैं। और उसी का नतीजा है जो भारत खोजा गया था वास्को डी गामा द्वारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक व्यक्ति और है जिसका नाम है अल्मीडा। इसका पूरा नाम फ्रांसो दी अल्मीडा।
कई बार पेपर में अल्मीडा लिख करके आ जाएगा, कई जगह पूरा दे देगा। तो एक्चुअली इसका जो टेन्योर है बच्चों 1505 से लेके 1509 तक का टेन्योर है। ये पुर्तगाल का फर्स्ट वायसराय था। क्या होता? प्रथम वायसराय। कई जगह वायसराय को ये भी बोल सकते हैं कि ये पहला गवर्नर था। गवर्नर, ठीक है। ये था कहाँ का? पुर्तगाल का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट गवर्नर कौन था पुर्तगाली का? तो ये था अल्मीडा, फ्रांसो दी अल्मीडा। इसने एक पॉलिसी लेके आया था, बहुत बार ऐसे पूछा गया, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। अब कहोगे ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी है कि हिंद महासागर पे जो जहाँ से वो रास्ते, अब आपको पता है ना कि पानी वाले रास्ते से आए हैं, जब वो वहां पर जो हिंद महासागर है उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल अपना चाहते थे पुर्तगाली लोग। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि पीछे से कोई और आए, क्योंकि जब लोगों को पता चला कि भैया यहाँ से इंडिया से बहुत ज़्यादा सामान हम ले आके अपने देश में बेचेंगे और कहीं ना कहीं हम कमाएंगे, तो इस होड़ में बहुत सारे लोग आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि इनका जो था ये अल्मीडा जी, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। क्या था? हिंद महासागर में पूरी तरीके से कंट्रोल करना, कि पीछे से कोई और ना आए। जैसे अभी देखा है आपने कि डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, पीछे से आते हैं। तो ये याद रखना ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है। देन इसके बाद ये याद रखना एक सेकंड व्यक्ति है जिसका नाम है अल्बुकर। अल्बुकर, इसका टेन्योर है 1509 से लेके 1515 तक का, ठीक है। एक्चुअली अगर पेपर में ये पूछता है कि हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज, मतलब वास्तविक जो संस्थापक था ना, वो ये थे। कौन थे? अल्बुकर। तो कह सकते हो कि वास्तविक संस्थापक कौन थे? अल्बुकर थे। इन्होंने जो राजधानी बनाई, वो राजधानी बनाई कोचीन को। ठीक है, कोचीन को क्या बनाई? आपकी कैपिटल या राजधानी बोल लो इंग्लिश में। ये कोची वही है जो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, याद हो जब मैंने बताया था इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कोची में। तो जहां पे उन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई थी उसी को अपनी कैपिटल बना लिया। एक बार एसएससी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं और जाने के क्रम में भी सबसे लास्ट में पुर्तगाली आते हैं। इसके पीछे छोटी सी कहानी ये है कि भाई इन्होंने, मतलब ये बोले तो अल्बुकर ने एक 1510 में एक अभियान चलाया। वो जो एक बीजापुर के शासक थे, बीजापुर का एक शासक था, रूलर था, जिसका नाम था आदिल शाह। आदिल शाह। तो आदिल शाह से उसने गोवा क्षेत्र जीता था। क्या क्षेत्र जीता था? गोवा। तो कई बार ऐसे पूछता है कि गोवा क्षेत्र किसने जीता था? अल्बुकर ने जीता। किससे जीता? आदिल शाह से जीता। आदिल शाह कौन था? बीजापुर का शासक था। कब जीता? 1510 में जीता। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और आपको याद होगा कि भारत आजाद तो 1947 हुआ था, लेकिन भारत के पास गोवा जो आता है सन 1961 के अंदर आता है। तो कह सकते हैं कि सर आने क्रम में भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और जाने क्रम में भी सबसे लास्ट में पुर्तगाली जाते हैं। तो ये गोवा क्षेत्र वही है जो भारत बाद में लेता है। आई होप यहाँ तक आपको सबको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे। एक व्यक्ति और है, मैं यहां लिख देता हूं, निन्नो दी कुन्हा। ये थर्ड व्यक्ति, निन्नो दी कुन्हा। निन्नो दी कुन्हा के बारे में बस इतना कह सकते हो। अच्छा है, एक चीज बताना भूल गया बच्चों, यहाँ पे जब वो मतलब अल्बुकर जी जब आते हैं तो एक पॉलिसी भी लेके आते हैं साथ में, 3G। ये 3G 4G वो वाला नहीं है जो नेटवर्क वाला, वो नहीं है। यहाँ पे 3G पॉलिसी लेके आते हैं। उस 3G का मतलब है गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। अब कहोगे ये क्या है सर? ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक चीज समझो कि कई बार मैं कह चुका हूँ क्लास के दौरान कि अगर आपको किसी को समझना है तो उसके कल्चर को समझना पड़ेगा। कल्चर को आप कैसे समझ सकते हो भैया? कल्चर को समझना तरीका, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करने का, वहाँ से लोग शादी ब्याह करते हैं। तो कहीं ना कहीं पुर्तगाली लोगों ने एक विवाह नीति अपनाई और उसके तहत भारतीय महिलाओं से पुर्तगालियों की शादी करवाई और वहाँ पर अपनी बस्ती बसाई। क्यों बसाई? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कल्चर को समझना चाहते थे। तो इसी को बोला गया। और कल्चर के साथ साथ उनके देवी देवता सब चीज समझेंगे तो गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ध्यान रखना, ये सब चीजें कल्चर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना 3G पॉलिसी कौन लेके आया? अल्बुकर लेके आया। ठीक है, यहाँ पे याद रखना। देन हम बात करते हैं निन्नो दी कुन्हा के बारे में। निन्नो दी कुन्हा कौन थे? एक ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछता है। इसने जो कैपिटल बनाई, जो गोवा जो क्षेत्र जीता था अल्बुकर ने, उसको जब निन्नो दी कुन्हा जब आया तो उसने क्या करा? गोवा को कैपिटल बना दी अपनी। गोवा क्या बना दी?
राजधानी बना दी। और जिस तरीके से इसने गोवा जीता था, अल्बुकर ने, इसने भी 2 क्षेत्र जीते थे। 1535 में जीता था जिसको दीव बोला गया, और 1559 में जीता दमन, जो आप दमन एंड दीव सुनते हो, यूटी, यूनियन टेरिटरी। और अगर आज के टाइम की बात करूं, एट प्रेजेंट आज के बात करूं, तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी। ये ध्यान रखना। आप सबको पता है कि सर जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर सन 2019 से उसको, इस जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया, यूटी, और साथ साथ लद्दाख को भी क्या बना दिया गया, यूटी। तो 2 यूटी। तो पहले 7 यूटी हुआ करते थे, तो 2 और जुड़ गए तो 9 हो गए। लेकिन अक्टूबर मंथ में आगे चल के 2 यूटी को मर्ज कर दिया, तो एट प्रेजेंट 8 यूटी है और टोटल 28 स्टेट है। ये चीज ध्यान रखना। और ये आप एक चीज ये भी ध्यान रखा करो पढ़ते वक्त कि आप कहीं ना कहीं करंट अफेयर को, पॉइंट्स को सब्जेक्टों के साथ जोड़ा करा करो। उससे क्या होगा, आपकी पकड़ बहुत अच्छी होगी। जैसे एग्जांपल कह सकता हूँ, सर जेएंडके की बात कर रहे हो तो थोड़ा सा ये भी दिमाग में आना चाहिए आपको कि 370 जो थी आर्टिकल, वो हटा दिया गया वहां से, प्लस 35A भी हटा दिया गया। 35A में ये कहा गया है कि अब भारत में कोई भी बंदा चाहे तो प्रॉपर्टी जाके वहां खरीद सकता है। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। ठीक है, उसके पीछे कहानी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको कनेक्टर पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो जैसे मैंने दमन एंड दीव पर डिस्कस करा, तो इस मैंने पॉइंट आपको यहाँ पे बता दिया। तो याद रखना कि निनोदी कुन्हा ने कैपिटल क्या बनाई, राजधानी गोवा बनाई, और इन्होंने 2 क्षेत्र जीता था, दीव और दमन जीता था। ठीक है, और इसको कई लोग इसको भारत का प्रिंटिंग प्रेस का जनक भी बोलते हैं। अगर पूछे क्वेश्चन में कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसको बोलते हैं, तो पुर्तगालियों को ही माना जाता है। किसको माना जाता है, पुर्तगालियों को। तो प्रिंटिंग प्रेस, फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, पुर्तगालियों को इसका श्रेय जाता है। आई होप यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सिर्फ पुर्तगाली के ऊपर मैंने जितना डिस्कस करा। ठीक है, तो अब देखो हमने पुर्तगाली के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लिया। ठीक है, जितनी भी चीजें बताई उस चीज को आप वीडियो को 1-2 बार चला करके देख लेना, सुन लेना। और ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। इसका सेकंड नंबर जो डच आता है भारत में। जैसे भी आपको मैंने बताया था, जो डच कब आते हैं, 1595 में आते हैं। ठीक है, और डच ने जो अपनी फैक्ट्री बनाता है, कहाँ बनाता है, मसूलीपट्टनम बनाता है। मसूलीपट्टनम में कब बनाता है, 1605 में, मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट समझो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा भी था क्लास में कि आने क्रम में डच आते हैं, लेकिन उनकी फैक्ट्री जब लगती है ना, तब वो 3rd नंबर पे लगते हैं। अंग्रेज लोग पहले लगाते हैं, क्योंकि वो कौन से क्षेत्र में जाते हैं, इंडोनेशिया क्षेत्र में। तो यहाँ पे याद रखना, इनका जो पीरियड होता है बच्चों, 1595 से लेके 96 के नेतृत्व, एक नेतृत्व, उसका नाम है कॉर्नेलियस हाउटमैन। ये व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में डच लोग भारत में आते हैं। और वो जब आते हैं तो कहाँ चले आते हैं, पूर्वी एशिया क्षेत्र में चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं, पूर्वी एशिया। अभी मैंने बोला भारत क्या एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, तो किस क्षेत्र में चले आते हैं, एशिया में तो आते हैं, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में जाते हैं। बोले तो इंडोनेशियन क्षेत्र में चले जाते हैं। कहाँ चले आते हैं, इंडोनेशियन क्षेत्र में चले जाते हैं। और इंडोनेशिया क्षेत्र में जाते हैं और उसके बाद वो भारत में एंटर करते हैं। उसके बाद भारत में आते हैं। अब आते हैं तो याद रखना, अभी पढ़ा था मैंने कि भारत किसके लिए माना जाता है, मसालों के लिए माना जाता है, स्पाइसेस के लिए बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं सर मसालों के लिए। ठीक है, प्लस भारत जब वो आते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो मसालों के लिए, उनके पास और भी, तो यहाँ पे वस्त्र, गारमेंट्स की बात कर सकते हो, ये सब चीजें। ठीक है, और इनका एक्चुअली ऑलरेडी बिजनेस से मतलब बहुत जगह से लेना देना भी था, उतना उनको इंटरेस्ट, मतलब ये लोग आते हैं और जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो एसएससी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसके बाद जो आते हैं इंग्लिश ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटेन्स लोग आते हैं, तो इनके बीच में एक लड़ाई होती है। किसके बीच में, डच और अंग्रेजों के बीच में, जिस 1759 में। वेदरा बोला था, बंगाल क्षेत्र में पड़ता है वेदरा। ठीक है, यहाँ पे लड़ाई होती है किसके बीच में, डच, यहाँ पे ब्रिटेन। कभी मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, और अगर मैं नाम पहले जिसका बोलूंगा और बाद में यहाँ इसका मतलब जो पहला लिया हो तो विनर है। तो ब्रिटेन और डच के बीच में लड़ाई होती है, तो इसका मतलब ये कॉमन सेंस है कि ब्रिटेन पहले सर ने लिया था, ब्रिटेन जीत जाता है और डच हार जाता है। तो कई बार ये भी पूछता है पेपर में कि किस युद्ध के बाद ब्रिटेन का समापन हो जाता है भारत से, तो वो बता देना वेदरा का युद्ध से। वेदरा एक जगह पड़ता है बंगाल के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और इसके हम जो सेकंड पार्ट में हम अंग्रेज के बारे में, फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये सब आप देखना, और हाँ अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी चीज़ आपको ना समझ में अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।